Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. So my name is Aman Singh and today we are going to cover the H1B visa issue. तो आज हम H1B वीज़ा के बारे में 360 डिग्री आपका कवरेज करने वाले हैं, ठीक है। और मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अलग वीडियो देखने की नीड नहीं होगी यूट्यूब पे, ठीक है। तो आपके लिए ये सिंगल वीडियो इनफ होगा। और मैं आपको पहले बता दूं कि ये हम अब नया सीरीज़ आपके लिए ला रहे हैं कि हर वीक में जो भी आपके एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा उसको हम ऐसे ही कवर करवाएंगे। बाकी इसमें आप भी सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, जैसे हर वीक में जो आपको लगता है कि इस न्यूज़ का मेरे को 360 डिग्री कवरेज चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना। तो हम हर वीक में एक वीडियो आपका जो उस वीक का जो सबसे हॉट टॉपिक रहेगा वो कवर कराएंगे, क्योंकि हम अपने यूपीएससी सीएपीएफ और बाकी यूपीएससी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं। तो हमारा जो कवरेज रहेगा वो यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में रहेगा, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी और भी हम कुछ इनिशिएटिव लाने वाले करंट अफेयर से रिलेटेड, क्योंकि करंट अफेयर इस बार बहुत लोगों को परेशान किया था, ठीक है। तो बहुत बच्चों का कंसर्न भी था कि करंट अफेयर कवरेज में इशू आती है, लास्ट मोमेंट पे हम मंथली कर नहीं पाते हैं। तो अब हमने इसका सॉल्यूशन लेके आए हैं कि हर वीक आपके एक वीकली करंट अफेयर भी आएगा, ठीक है। तो उस वीक का जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा वो सब हम एक दिन पूरे वीक में कवर करा लेंगे, राइट। तो वैसे ही अगर महीने में 4 हफ्ते हैं तो आपको 4 वो वीकली करंट अफेयर हम कवर कराएंगे। बाकी जो हमारा मंथली करंट अफेयर है वो एज इट इज़ आपका कवर होगा। तो इससे आपका सारा जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हर महीने आप कोई ना कोई एग्जाम दे ही रहे होते हो, ठीक है। तो आप एक महीने वेट नहीं कर पाते हो, क्योंकि एक महीने सही में बहुत डिले हो जाता है, आपको करंट अफेयर का वेट करना पड़ता है। तो इसलिए हमने ये सॉल्यूशन लेके आया कि वीकली आपको एक तो आपका आएगा करंट अफेयर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उस वीक का, उसका हम 360 डिग्री कवरेज करा देंगे आपको। और उस वीक का पूरा जो न्यूज़ होगा उसको हम वीकली करंट अफेयर, जो कि आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो उसमें हम पूरा वीक का जो न्यूज़ रहेगा उसको कवर करा देंगे। बाकी जो मंथली हम लाते हैं वो एज इट इज़ आपके आते रहेगा, ठीक। तो आज की वीडियो देखना और उसके बाद आप ओपन टू कमेंट हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ इस टॉपिक का मुझे डेप्थ चाहिए, इनसाइट, या फिर हमें कवर कराना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करना। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको हम उस पर्टिकुलर वीक के लिए पिक कर लेंगे। तो सबसे पहले आज हम इस इशू को समझते हैं, H1 वीज़ा इशू क्या है, ठीक है। तो आपने अभी न्यूज़ में सुना होगा कि रिसेंटली ही जो यूएस के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं मिस्टर लुटविक, ठीक है, तो उन्होंने जब अनाउंस किया कि H1 वीज़ा पे आपके जो एनुअल फी है वो बढ़ा के $1 लाख कर दी गई है, ठीक है। तो $1 लाख आप समझ सकते हो अराउंड 77 लाख के। तो एकदम से कियोस मच गया इंडिया में, जो कि ऑब्वियस भी है, ठीक है, क्योंकि H1 वीज़ा पे बहुत सारे जो इंडियन नेशनल हैं जो कि यूएस में रहते हैं वो डिपेंडेंट है। इवन जो बहुत सारे इंडियन कंपनीज है जैसे TCS हो गई, इन्फोसिस हो गई, ये भी आपके कहीं ना कहीं H1 वीज़ा पे हैवली रिलाई करते हैं। तो एकदम से कियोस क्रिएट हो गया, ठीक है। लोग एकदम से अपना टिकट कैंसिल करवाने लगे, जो यूएस से इंडिया आ रहे थे डिफ्लाइट करने लगे। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी गूगल, मेटा, ये सभी अपने एम्प्लॉयज़ को बोल दी कि आप जल्दी से यूएसए आ जाओ, क्योंकि लोगों के अंदर एक डर बैठ गया कि अगर हम वापस नहीं जाते यूएसए में तो हमें फिर ये जो न्यू सब्सक्रिप्शन अमाउंट है ये पे करना पड़ेगा, राइट। लेकिन इसके तुरंत बाद ही फिर व्हाइट हाउस के जो प्रेस सेक्रेटरी थे उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दी कि जो ये H1B वीज़ा का जो सब्सक्रिप्शन फ़ी है ये आपके जो पुराने H1B वीज़ा होल्डर है ना उनके लिए नहीं है। ये जो नए H1B वीज़ा अगर कोई नया एप्लीकेशन आता है उन पे ये वाला जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो अप्लाई होगा, ठीक है। पहले सबको ये लगा कि ये सबके लिए है जो H1B वीज़ा होल्ड कर रहा है और ये आपके हर साल आपको पे करना होगा। लेकिन फर्दर क्लैरिफिकेशन आया आपके व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी की तरफ से कि ये जो आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट है अराउंड $1 लाख, ये आपका एक एनुअल फी है, ठीक है। तो मतलब तो ये आपका $1 लाख जो डॉलर है ये आपका वन टाइम फी है, ठीक है। तो मतलब अगर आप इस अमाउंट को एक बार पे करके H1B वीज़ा पा सकते हो। और ये भी जो अमाउंट है ये आपके न्यू एप्लीकेंट्स पे अप्लाई होगा, जो पुराने H1B वीज़ा होल्डर हैं उन पे ये अप्लाई नहीं होगा। तो ये सब कुछ फर्दर क्लैरिफिकेशन आई, तो उसके बाद थोड़ा सा लोगों को रिलीफ मिला। अब हम समझते हैं कि H1B वीज़ा है क्या, ठीक है। तो बहुत बच्चों को अभी क्लियर नहीं होगा H1B वीज़ा क्या है, और H1B वीज़ा के बारे में आपसे पूछ भी सकते हैं, पेपर 1 में ही पूछ सकते हैं, ठीक है। इवन पेपर 2 में भी इस कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग आपको डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं जो आपको कवरेज कराने वाला हूँ पेपर 1 के कॉन्टेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट रहेगा और पेपर 2 भी जो आप करोगे वहाँ पे भी आपके रेलिवेंट रहेगा। तो सबसे पहले आइए समझते हैं H1B वीज़ा क्या है। तो ये काइंड ऑफ आपका स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन वीज़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल जो इंडिया से जो डॉक्टर्स जाते हैं, बड़े जो स्किलफुल जो आपके वर्कर्स जाते हैं लाइक इंजीनियर्स या फिर और भी अदर सेक्टर में, तो उनको यूएसए में रहने के लिए एक वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है और उस वीज़ा का ही नाम है आपका H1B वीज़ा, ठीक है। सो इट इज़ यूएस नॉन इमिग्रेंट वीज़ा इनेबलिंग कंपनीज टू एम्प्लॉय फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स इन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड अदर स्पेशलाइज्ड फील्ड्स रिकरिंग बैचलर डिग्री और हायर,
ठीक है। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है, तो पहले तो इसका वैलिडिटी 3 साल के लिए था, लेकिन बाद में इसको बढ़ा के 6 साल कर दिया गया। ठीक है, तो मतलब H1B वीज़ा एक बार आप अगर लेते हो तो ये आपका 6 साल तक, नेक्स्ट 6 ईयर्स तक आपके एप्लीकेबल रहता है। तो जो भी आपके इंडियन नेशनल्स हैं जो कि यूएसए में जाके काम कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने H1B वीज़ा रखा है तो उसके बाद उनको कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, फिर इस पे एनुअल लिमिटेशंस आपके क्या क्या हैं, तो देखो एक साल में 85,000 वीज़ाज आपके अप्लाई हो सकते हैं, जिसमें 65,000 जो हैं फॉर जनरल एप्लीकेंट्स और जो 20,000 हैं वो रिजर्व रहते हैं यूएस एडवांस डिग्री होल्डर्स के लिए। ठीक है, तो जो यूएसए के यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रहा है या यूएसए से कोई डिग्री हेल्ड कर रहा है तो उनके लिए 20,000 जो वीज़ाज रहते हैं रिजर्व किए जाते हैं। बाकी जो 65,000 है ये जनरल रहता है, मतलब किसी भी कंट्री के जो एप्लीकेंट्स हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि H1B वीज़ा है क्या। ठीक है, इसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं, क्या क्या कंडीशन है। अब जो रिसेंट यूएस पॉलिसी शिफ्ट हुआ तो सबसे पहले जो अभी तक जो फीस स्ट्रक्चर था वो क्या था, $1,500। ठीक है, जिसमें आपके गवर्नमेंट फाइलिंग फीस भी इंक्लूडेड होता था, अटॉर्नी कॉस्ट भी इंक्लूडेड होता था और प्रीमियर प्रोसेसिंग भी इंक्लूड होता था। लेकिन सडनली जब ये अनाउंसमेंट हुआ ट्रम्प गवर्नमेंट के टेन्योर में, तो एकदम से लोगों के बीच में कैओस मच गया कि अरे यार अब हर साल कैसे कोई देगा $1 लाख, 77 लाख आप यही नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया यूएसए रिलेशन के बीच में भी एक टेंशन क्रिएट किया, राइट। और बाकी अभी हम और आगे सिनेरियो समझेंगे कि H1B वीज़ा से ना उल्टा यूएसए को ही फायदा है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सब्सक्रिप्शन फी बढ़ा दिया तो इनको कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन इन्होंने ये सब्सक्रिप्शन अमाउंट बढ़ा के इन्होंने ये शो किया कि ट्रम्प गवर्नमेंट जब आने वाली थी सत्ता में तो इन्होंने ये वादा भी किया था कि हम जो है ना कि जो नेशनलिज्म को प्रमोट करेंगे, हम अपने जो यूएस नेशनल्स हैं उनको सिक्योर करेंगे। तो भी हम अभी आगे देखेंगे। तो वही बात है, यहाँ जो पॉलिटिकल रैशनल था वो क्या था, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है, मतलब इसको हम अगर टेक्निकल अगर कीवर्ड आप देखना चाहो तो इसको बोलते हैं नेटिव प्रोटेक्शनिज्म। ठीक है, तो अपने कंट्री को सिक्योर करना, अपने कंट्री के जो लोगों हैं उनके जॉब को सिक्योर करना। तो देखा गया है, जनरली देखा गया है कि अभी यूएसए में ना जो फॉरेन नेशनल्स होते हैं, खासकर जो इंडिया के स्किलफुल वर्कर्स होते हैं, उनकी जो सैलरी होती है वो ज़्यादा होती है वहाँ के यूएस नेशनल से, क्योंकि हम लोग ज़्यादा स्किलफुल होते हैं यूएसए के मुकाबले। इवन बोला जाता है कि सिलिकॉन वैली भी जो चल रहा है ना वो इंडिया की वजह से ही चल रहा है। तो ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट आप समझ सकते हो कि यूएस की इकोनॉमी है ना हेवली डिपेंडेंट है ऑन इंडियन स्किलफुल माइग्रेंट वर्कर्स। बट स्टिल अगर किसी को सत्ता में आना होता है तो थोड़ा अपने लोगों को तो अपीज करना ही पड़ता है। तो ये काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि ट्रम्प गवर्नमेंट का एक अपीजमेंट पॉलिसी है। ठीक है, बाकी और इसके आगे का इश्यू समझते हैं। तो देखो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या क्या है इसमें, तो ये देखा गया कि ये जब क्लैरिफिकेशन किया भी गया ट्रम्प गवर्नमेंट के द्वारा कि ये जो है आपका एनुअली नहीं फी है, ये आपका वन टाइम सब्सक्रिप्शन फी है। ठीक है, और ये भी सिर्फ न्यू एप्लीकेंट पे एप्लीकेबल होगा, जो पुराने वाले ऑलरेडी H1B वीज़ा होल्ड कर उनके लिए नहीं होगा। लेकिन अंदर ही अंदर देखा गया कि जो यूएसए गवर्नमेंट है ना, ये जो आपके एंटी इमिग्रेशन एजेंडा है उसको फॉलो कर रही है। ठीक है, यूएसए गवर्नमेंट का जो वादा भी अपने जनता से कि हम जो यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स है, जिसकी वजह से वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको बहुत नुकसान हुआ है, उनके एम्प्लॉयमेंट पे बहुत नुकसान पहुंचा है, उनकी जॉब हम सिक्योर करेंगे। ठीक है, यूएसए के अंदर से जो आपके माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं या फिर जो अलग कंट्री से आते हैं लोग, उनको हम बाहर निकालेंगे जल्द से जल्द। So the policy aligns with the broader efforts to restrict immigration, reflecting a stance that view reduced immigration as beneficial for national interest and domestic labor market. फिर मैंने जो आपको टर्म यूज किया नेटिविस्ट प्रोटेक्शनिज्म। ठीक है, तो ये आपका काइंड ऑफ जो बोलते हैं ना नेशनल सेंटिमेंट को उजागर करना फॉर देयर ओन पॉलिटिकल बेनिफिट्स, प्रायोरिटाइजिंग यूएस बॉर्न वर्कर्स, asserting that foreign workers even in specialized field pose a threat to their employment and wage stability। लेकिन ये कहीं ना किसी भी कंट्री के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। मैं बोलता हूँ यार देखो, अगर यूएसए के सिटीजन्स को आपको एम्प्लॉयमेंट देनी है तो उनकी स्किल अच्छी करो ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर इंडियन जो वर्कफोर्स है वो ज़्यादा स्किलफुल है तो इसमें इंडियंस की क्या गलती है ना। तो थोड़ा सा सार्केस्टिक में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एवरेज जो इनकम अभी देखा गया है कि जो इंडियन वर्कर्स है वो जाके यूएसए में वहाँ के जो सिटीजन्स है उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ये तो हमारी टैलेंट है ना। लेकिन गवर्नमेंट को, हर कंट्री के गवर्नमेंट को अपने देश को तो मतलब बोलते हैं ना कि अपीज करना ही होता है, तो कुछ ना कुछ नेशनल सेंटिमेंट वो इस टाइप का पॉलिसी लाके उजागर करते रहते हैं। फिर उसके बाद ये शो करता है आपका फार राइट विंग आइडियोलॉजी। ठीक है, तो राइट विंग आइडियोलॉजी में मतलब बेसिकली कि हमारे कंट्री में जैसे देखो बहुत लोग बोलते हैं कि अभी जो हमारे इंडिया में जो अभी करेंट गवर्नमेंट है, ठीक है, वो भी आपके राइट विंग आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, जैसे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। लेकिन इसको आप कॉन्टेक्स्ट में समझोगे ना तो ये राइट विंग आइडियोलॉजी नहीं है। अगर हम बोल रहे हैं कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाहर से जो चीज़ें आ रही है उसको एकदम बंद कर देंगे, ठीक है, या फिर उस पर ब्लॉकेज लगा देंगे भले इंडिया को नुकसान ही क्यों ना हो। इससे बल्कि हमारा ये है कि हम इंडिया के वर्कफोर्स को इतना स्किलफुल बनाएंगे ताकि हमें बाहर की नीड ना पड़े।
तो समझो इसके बीच में डिफरेंस होता है। जो यूएसए अपना रहा है अभी H1B वीज़ा पॉलिसी लाके, इस टाइप के पॉलिसीज़ लाके, तो ये बोल रहा है कि हमारे वर्कर भले ही स्किलफुल ना हो लेकिन नौकरी फिर भी हम उन्हीं को देंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे जो स्कीम्स चलती हैं, मेक इन इंडिया, स्किलफुल इंडिया, आपका आत्मनिर्भर भारत, तो इससे हमारी गवर्नमेंट जो है वो ये प्रयास नहीं कर रही है कि जो बाहर से स्किलफुल वर्कर आ रहे हैं उनको रोकना है, बल्कि हमारा ये प्रयास है कि हम अपने वर्कर को ही इतना स्किलफुल बना दें कि हमें बाहर से जो भी चीज़ें इंपोर्ट करने की नीड ना पड़े, बाहर से वर्कफोर्स की नीड ना पड़े, है ना। तो ये सब छोटी छोटी बेसिक नुआंसेस होती हैं जो कि आपको समझना जरूरी होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियो पॉलिटिक्स। नहीं तो आप भी ऐसे ही बोलते हैं ना, फ्लो में बह जाते हो और मतलब अंधाधुंध क्रिटिसिज्म करने लगते हो। तो क्रिटिसिज्म इज गुड, बट आप क्रिटिसिज्म तब करो जब उसके बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज हो। फिर ये बहुत बार नेशनल सिक्योरिटी का ही सहारा लाके इस टाइप की पॉलिसी लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी में ये बोलते हैं कि जो भी आपके बाहर से वर्कर्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट होते हैं, ठीक है। तो ट्रंप गवर्नमेंट का कहना है कि H1B वीज़ा जो है इसको मिसयूज किया गया है बाय अमेरिकन कंपनीज एंड फॉरेन वर्कर्स पोटेंशियली पोजिंग अ थ्रेट। तो आप एक आइडियोलॉजी समझ पा रहे होगे ओवरऑल कि ये वीज़ा की जो ये H1B वीज़ा था इसका सब्सक्रिप्शन अमाउंट इतना बढ़ाया क्यों गया, एकदम एक्सपोनेंशियली राइज क्यों हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो कंट्रोवर्सीज एंड क्रिटिसिज्म इन द यूएसए। तो जैसे ही ये यूएस गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि जो ये अमाउंट बढ़ाया गया, जब अनाउंसमेंट हुआ था मिस्टर लुटविक जी द्वारा, तो यूएसए के लोग थे वो खुश हो गए थे कि अरे वाह हमारा नेता ऐसा है, ये तो हमारे बारे में सोच रहा है, दिस दैट, ठीक है। लेकिन फर्दर फिर क्लैरिफिकेशन आया व्हाइट हाउस की तरफ से कि जो अमाउंट है ये आपका एनुअली नहीं होगा, ये आपका वन टाइम सब्सक्रिप्शन अमाउंट है और वो भी सिर्फ न्यू एप्लीकेंट पे होगा। तो एकदम से यूएसए के लोग आग बबूला हो गए कि अरे ये क्या किया, ये तो धोखा हो गया ना हमारे साथ, कि अभी तो बोल रहे थे कि आप हमें ही नौकरी दोगे, हमें प्रेफरेंस दोगे, और एकदम से आपने स्टांस चेंज कर लिया अपना। तो यूएसए में बहुत सारा कंट्रोवर्सी इमर्ज हो गया, राइट। तो वर्कर डिस्प्लेसमेंट क्लेम आने लगे। जैसे क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि H1B प्रोग्राम इनेबल्स कंपनी टू रिप्लेस अमेरिकन वर्कर्स विद चीपर फॉरेन अल्टरनेटिव्स, साइटिंग हाई प्रोफाइल केसेस एट डिज्नी एंड अदर कॉर्पोरेशन। तो अभी भी देख सकते हो कि जो डिज्नी वगैरह जो अदर कॉर्पोरेशन है, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन है, चाहे गूगल ले लो, मेटा ले लो, यहाँ पे ज़्यादातर आपके इंडियन वर्कर्स काम कर रहे हैं या फिर अलग कंट्री के जो वर्कर्स है वो काम कर रहे हैं, रादर देन जो अमेरिकन सिटीजन्स है। फिर आपका वेज डाटा रियलिटी देखो, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक है यूएसए का, वो शो कर रहा है कि मीडियन H1B वेजेस एट $1,08,000 एनुअली, सिग्निफिकेंटली हायर देन यूएस मीडियन वर्कर इनकम ऑफ $45,000। तो ये चीज समझ पा रहे हो गया, मैंने शुरू में भी आपको एक्सप्लेन किया कि जो आपके H1B वीजा जो होल्डर है ना, उनकी जो इनकम है एनुअली वो ज्यादा है एज कंपेरिजन टू जो यूएस के मीडियन वर्कर है। तो ये डिफरेंस भी देख सकते हो, इधर $1,08,000 है और इधर सिर्फ $45,000 है, तभी तो इनको इतनी मिर्ची लगी ना, ठीक है। फिर आपके पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी हुआ। सो इमिग्रेशन डिबेट इंक्रीजिंगली टारगेट स्किल्ड वीजा प्रोग्राम्स एंड राइजिंग पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट एंड इलेक्शन ईयर पॉलिटिक्स अफेक्टिंग इवन मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन। तो वही बात है, इसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, अपने लोगों को अपील करने के लिए, इलेक्शन को जीतने के लिए इस टाइप के आपके पॉलिसीज के बारे में ट्रम्प गवर्नमेंट ने दावा किया था। और फिर यहाँ पे कुछ रिफॉर्म प्रपोजल किए गए, जैसे बाई पार्टीशन कॉल्स फॉर वेज बेस्ड एलोकेशन सिस्टम इंस्टेड ऑफ लॉटरी, हायर मिनिमम वेजेस एंड स्ट्रिक्टर कंप्लायंस मॉनिटरिंग टू एड्रेस जेन्युइन कंसर्न्स। अब देखो यहाँ पे इंडिया का डोमिनेंस क्या है H1B प्रोग्राम में। तो अब हम देख रहे हैं कि जो H1B जो आप वीजा है या फिर H1B जो प्रोग्राम है उसका इंडियन कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो 70% ऑफ ऑल H1B अप्रूवल्स है ना, वो आपके इंडियन सिक्योर करते हैं, ठीक। तो आपके इतने सारे कंट्रीज है वर्ल्ड में, उसमें से इंडिया अकेले 70% H1B वीजा होल्ड कर रहा है। तो ये चीज आप समझ पा रहे होगे कहीं ना कहीं। देखो ये हमारे कंट्री के लिए ना विडंबना भी है कि हमारे यहाँ इतने टैलेंटेड यूथ होते हैं, लेकिन जो भी टैलेंट है ना यहाँ की, जो क्रीमी लेयर होती है वो हमेशा फॉरेन प्रेफर करती है, फॉरेन चली जाती है। अब उसके XYZ रीजन है, अगर मैं उसमें जाऊंगा तो और जो डिस्कशन होगा और खिंच जाएगा, हम उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। लेकिन आपको ही पता है कि यहाँ से लोग क्यों बाहर जाते हैं, लेकिन हालांकि ये इंडिया के लिए एक विडंबना है, तभी तो अब गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। और इससे देखो ये जो आपके H1B वीजा का जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट बढ़ाया गया है ना, तो इससे इंडिया को भी बेनिफिट हो सकता है। अगर इंडियन गवर्नमेंट इस अपॉर्चुनिटी को अगर टैप कर ली ना, तो इससे इंडिया को बहुत बेनिफिट हो सकता है और हम यहाँ पे रिवर्स ब्रेन ड्रेन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। रिवर्स ब्रेन ड्रेन का मतलब कि जो लोग जो अच्छे जो आपके ग्रेजुएट्स होते हैं IIT से, IIM से, या फिर जो आपके ब्राइट माइंड होते हैं जो कि फॉरेन चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वीज़ास का सब्सक्रिप्शन अमाउंट बढ़ने से वो लोग वापस उनको हम कैच कर सकते हैं, यहाँ पे ही अच्छे उनको फैसिलिटीज़ देके, उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी देके हम उनको ट्रैप कर सकते हैं। तो इससे फिर क्या होगा कि इंडिया का ग्रोथ डेवलपमेंट होगा। जो लोग यहाँ से, जो यहाँ के टैलेंटेड यूथ है, जो लोग जाके यूएसए को बढ़ा रहे हैं, यूएसए की इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, वो लोग अब हमारे कंट्री में रह के हमारी इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, है ना। तो अब इस अपॉर्चुनिटी को इंडियन गवर्नमेंट को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए।
तो ये भी एक कॉन्टेक्स्ट है। बाकी जो है इंडिया का डोमिनेंस देख रहे थे कि 70% H1B अप्रूवल जो है वो इंडियन सिक्योर करते हैं सिंस 2015। इवन चाइना का सिर्फ 12 से 13% है। तो चाइना के जो वर्कर्स हैं ये बहुत कम है यूएसए में, लेकिन इंडियन वर्कर्स है बहुत ज़्यादा है। इसीलिए वहाँ के बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं सिलिकॉन जो वैली चल रहा है ना वो आपके इंडियंस की वजह से ही चल रहा है। सो दिस डोमिनेंट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज रॉबर्ट्स स्टेम एजुकेशन सिस्टम एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। अब इसमें जो टॉप बेनिफिशियरी है वो देखो अमेजन है, ठीक है। तो अमेजॉन में 10,044 पिटिशंस है, टीसीएस में आपके 5,505 पिटिशंस है, माइक्रोसॉफ्ट में भी देख सकते हो आंकड़ा और इन्फोसिस में भी देख सकते हो, ठीक है। तो इंडियन प्रोफेशनल्स कंस्टिट्यूट 22% ऑफ इंटरनेशनल डॉक्टर्स इन द यूएस एंड डोमिनेट सिलिकॉन वैली टेक लीडरशिप। तो यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हम H1B वीजा होल्डर है ना वो एनुअली आपके 32 बिलियन रेमिटेंसेस इंडिया में भेजते हैं, राइट, फ्रॉम यूएस टू इंडिया इन 2023-2024 लार्जली ड्रिवन बाई H1B वीजा होल्डर्स। तो समझ सकते हो कि यूएसए का $32 बिलियन जो है हमारे यहाँ एज अ रेमिटेंस आता है जो भी H1B वीजा होल्डर है वहाँ पे। और बाकी हमने ये देख ही लिया कि H1B वीजा में 70% से ज़्यादा जो H1B वीजा हेल्ड कर रहा है वो जिनके पास अप्रूवल है वो आपके इंडियंस हैं। फिर देखो इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो ऊपर अब तक हमने पेपर 1 का देख लिया, अब यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट हम देखेंगे। ये पेपर 2 के कॉन्टेक्स्ट में आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न क्या क्या होगा, तो इंडिया का देखो, इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनका कहना है कि ये सारे ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं H1B वीज़ा के प्राइस बढ़ने के बाद। जैसे फैमिली सेपरेट हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर वीज़ा बढ़ जाएगा तो कुछ इंडियंस आपके इंडिया में आ जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि फैमिली सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस तो जाके वहीं के जो नेशनल्स होते हैं यूएस के जो सिटीजन्स होते हैं उनसे मैरी कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर H1B वीज़ा का अगर अमाउंट बढ़ जाता है तो वो लोग वापस इंडिया में आएंगे तो कहीं ना कहीं सेपरेशन हो जाएगा, बहुत सारी फैमिली सेपरेट हो जाएगी, चिल्ड्रन का एजुकेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर मेंटल हेल्थ जो होगा इम्पैक्ट वो तो होगा ही, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट लूजेज इन यूएस प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। फिर आईटी सेक्टर में देखो कितनी वल्नरेबिलिटी है। तो मैंने बता दिया कि जो मेजर फर्म्स है लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब हेवली डिपेंडेंट है H1B वीजाज पे, तो इन पे ही बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। मतलब ये एक्सपेक्ट किया गया कि अराउंड $283 बिलियन आपके कम से कम आईटी इंडस्ट्रीज जो है जो कि यूएसए में है और H1B वीजा पे डिपेंडेंट है वो लूज कर सकती हैं, राइट। सो इंडियन आईटी कंपनीज आर एक्सेलरेटिंग ऑफशोर डिलीवरी मॉडल्स, एस्टैब्लिशिंग सेंटर्स इन कनाडा, मेक्सिको एंड लैटिन अमेरिका टू मेंटेन यूएस मार्केट एक्सेस। So this policy shift threatens ongoing projects worth billions, potentially triggering contract renegotiation and affecting India's position as a preferred global IT service provider. तो ये आपका हो गया इम्पैक्ट और इसको आप एज इट इज पेपर 2 में यूज कर सकते हो, राइट। फिर देखो जियो पॉलिटिक्स एंड स्ट्रैटेजिक डायमेंशन हम देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या आपके जियो पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक डायमेंशन है। तो सबसे पहले तो देखो पीपल टू पीपल टाइज। तो कहीं ना कहीं जो H1B वीज़ा है ये आपका पीपल टू पीपल टाइज बढ़ाता है। ऑब्वियस सी बात है H1B वीज़ा के वजह से जो इंडिया और यूएसए के बीच की रिलेशन बहुत स्ट्रेंथन हुई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स यूएसए में जाते थे, यूएसए के ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। तो इस गवर्नमेंट को भी तो अच्छा लगता था कि हाँ हमारे पास जो काबिल जो इंडियंस हैं वो आ रहे हैं, हमारे कंट्री के ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। तो ये आपका कल्चरल टाइज बढ़ाया था, जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन था उसको स्ट्रेंथन किया था। उसके बाद इसका कुछ इंपैक्ट था रिवर्स ब्रेन ड्रेन का, ठीक है। तो H1B वीज़ा के सब्सक्रिप्शन अमाउंट बढ़ने की वजह से अब रिवर्स ब्रेन ड्रेन देखने को मिल सकता है। मतलब पोटेंशियल रिटर्न ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल कुड बूस्ट आत्मनिर्भर भारत। तो अब जो हमारे स्किल्ड वर्कफोर्स अगर इंडिया में ही रह जाएंगे तो ये आत्मनिर्भर भारत जैसे जो आपके प्रोग्राम हैं, पॉलिसीज हैं इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, उसको ये क्या करेंगे, सक्सेसफुल बनाएंगे। फिर आपका डायस्पोरा लीडरशिप। अब इस टॉपिक से आप रिलेट कर सकते हो इंडियन डायस्पोरा के बारे में भी, रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट थीम होता है पेपर 2 के लिए, तो यहाँ से आप इस टॉपिक को लिंक करके यूज कर सकते हो, राइट। सो जैसे आप देखते हो कि जो मेजर कंपनी है, टेक कंपनी है, टेक जाइंट्स हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इनके जो सीईओज हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, जैसे सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, राइट। तो इट शोज द इंडिया सॉफ्ट पावर एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज ग्लोबली। और फिर इमिग्रेशन नेशनलिज्म। सो यूएस पॉलिसी रिफ्लेक्ट्स राइजिंग नेटिविज्म एंड अमेरिकन फर्स्ट आइडियोलॉजी, पोटेंशियली रीशेपिंग ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी पैटर्न्स एंड पार्टनरशिप। तो वही मैं बोला कि कहीं ना कहीं ये वाले स्कीम की वजह से, ये पॉलिसी की वजह से यूएसए को ही नुकसान है, क्योंकि अब मान के चलो ये जब वीज़ा बढ़ा देंगे तो इंडिया के जो स्किल वर्कफोर्स है वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें यूएसए के इकोनॉमी एकदम से डिप कर जाएगी, लेकिन ठीक है वो उनकी इच्छा। फिर देखते हैं नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ H1B वीज़ा इंडिया यूएस रिलेशन। तो अब सवाल वही आ रहा है कि अब फ्यूचर क्या रहने वाला है। तो अभी आप करेंटली न्यूज़ में फॉलो कर सकते हो कि एस जयशंकर साहब भी यूएस के जो आपके डिग्निटरीज हैं उनसे मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी कंटिन्यूस टच में है। इवन पीयूष गोयल साहब भी अभी यूएसए में ही हैं और काफ़ी सारी डील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वापस से इसको
एक बार रिकंसिडर करेगा अमेरिका। लेकिन साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट को इस अपॉर्चुनिटी का अभी फिलहाल फायदा उठा लेना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास अडेप्टिव अपॉर्चुनिटी भी है, लाइक पॉलिसी चैलेंजेस क्रिएट ओपनिंग्स फॉर इंडिया डोमेस्टिक इनोवेशन इकोसिस्टम, ठीक है। तो जो स्किल वर्कफोर्स वहाँ पे जाते थे वो अगर यहाँ पे रह जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा इनोवेशन इकोसिस्टम स्ट्रेंथन होगा, स्किल डेवलपमेंट होगी थ्रू वेरियस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, और आपके अल्टरनेटिव ग्लोबल टैलेंट स्ट्रैटेजीज भी गवर्नमेंट अडॉप्ट कर सकती है। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन हो गया कि द इवॉल्विंग H1B लैंडस्केप अंडरस्कोर्स द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एडेप्टिव डिप्लोमेसी, डोमेस्टिक कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्ट्रैटेजिक स्किल डेवलपमेंट इन इंडियाज विजन ऑफ बिकमिंग अ ग्लोबल लीडर इन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर इंडिया को अगर ग्लोबल लीडर बनना है, विश्व गुरु बनना है, तो हमें कहीं ना कहीं अपने जो टैलेंटेड नेशनल्स हैं, टैलेंटेड यूथ्स हैं, उनको इंडिया में ही रखना होगा। हमें कैपिटल फ्लाइट से बचना होगा, ठीक है। तभी हम ग्रोथ कर पाएंगे, हमारे यहाँ पे इनोवेशन बढ़ पाएगा और हमारी कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ हो पाएगी। तो इसी के साथ ये टॉपिक का एंड होता है। आई होप आप लोग को इसका 360 डिग्री समझ आया होगा कवरेज, ठीक है। बाकी अगर आपको और कोई डायमेंशन आपको लगता है कि मैंने कवर नहीं किया तो आप कमेंट में ओपन हो, ठीक है, टाइप करके बता सकते हो। और आपको अगर ये भी लगता है कि नेक्स्ट वीक में अगर कोई आपके हॉट टॉपिक्स आपको लगता है कि ये कवर कराना चाहिए तो आप कमेंट में टाइप कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में हम वो वाली इशू ले लेंगे, उसमें हम देखेंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू कौन सा है, क्योंकि बहुत लोग बहुत तरीके के टॉपिक को चाहेंगे कि मैं डिस्कस करूं, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपके एक वीक में एक तो आपके हॉट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आएगी और एक आपकी वीकली न्यूज़ आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपके करंट अफेयर का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप करंट अफेयर के लिए आज तक भटक रहे थे और आज तक आपको लग रहा था कि करंट अफेयर्स के लिए कोई प्रॉपर सोर्स नहीं है, और सोर्स है भी तो काफ़ी स्कैटर्ड है, काफ़ी बल्कि होता है, तो अब हम उसका सॉल्यूशन लेके आ गए हैं। आपको वीकली करंट अफेयर्स, आपको मंथली करंट अफेयर्स, आपको हॉट टॉपिक्स, ठीक है। और जब आपके एग्जाम नज़दीक होगा तो उस टाइम पे हम आपको थीम वाइज भी करंट अफेयर कवर कराएंगे। तो एक एक वीडियो में आपका पूरा एक एक थीम कवर हो जाएगा, जैसे डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, जो भी आपके इन्वायरमेंट रिलेटेड न्यूज़ है, ये सारा थीम जो है इसके बेसिस पे एक एक वीडियोज़ लाएंगे और इससे रिलेटेड जो भी आपके करंट अफेयर्स है वो कवर करा देंगे। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर देना ताकि हम फ्यूचर में और इंप्रूव कर सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।